नमस्ते आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह क्रैश कोर्स हिस्ट्री का चल रहा है और 67 बीपीएससी के लिए स्पेशली है। हिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे एक और ट्राइबल रिवोल्ट, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट, जो 1895 से 1901 के बीच हुआ। यह आपके सामने बिरसा मुंडा है और यह लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। ये लोगों को वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो यह विद्रोह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। साथ साथ यह विद्रोह आपको यह बताएगा कि यह एक 22 साल का नौजवान, जिन्होंने इतनी दूरदृष्टि के साथ अपने काम को किया, अपनी वीरता को प्रदर्शित किया, अपने अंदर नेतृत्व क्षमता को दिखाया, अपने अंदर उस गुण को दिखाया, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बिरसा मुंडा, जिन्होंने उस मुंडा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उस विद्रोह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको जानना है, इस विद्रोह के बारे में जानना है और साथ साथ जो प्रवृत्ति है आपको उसके बारे में जानना है। तो जब हम बिरसा विद्रोह की बात करेंगे तो वह कौन से आयाम है जहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है इस विद्रोह का कारण, रीजंस क्या रहे। दूसरा, हमें जानना है इस विद्रोह की प्रकृति, नेचर क्या है। तीसरा, हमें यह जानना है कि बिरसा मुंडा का क्या योगदान है इस विद्रोह में। चौथा, हमें यह जानना है कि इस विद्रोह को सफलता मिली या असफलता मिली, और अगर यह विद्रोह असफल हुआ तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। और पांचवा, हमें जानने हैं आउटकम, अंत में निष्कर्ष क्या निकला। हम जानेंगे यह जीत थी उन मुंडाओं की, उन आदिवासी लोगों की, उस समाज की, जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया, इस विद्रोह को उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया और अंग्रेजों से बहुत सारी यह चीज जीत ले गए। तो जब तक आपको एक ओवरव्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग आउटकम पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मुंडा विद्रोह की, और ये आपके सामने जो कैरेक्टर है, भारत का अभूतपूर्व कैरेक्टर बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी। कब की स्थिति? पूर्व की स्थिति। पूर्व की स्थिति में हमने देखा कि भारत, छोटा नागपुर का प्लेटू, रांची, हजारीबाग, विशेष करके झारखंड वाले रीजन्स में ट्राइब रहती थी, मुंडा ट्राइब्स, और आज से नहीं रहती, बहुत पहले काल से, प्राचीन काल से रहती है। अंग्रेजों के आगमन से बहुत पहले ये भारत के प्राचीन लोग हैं या आदिमवासी हैं, प्रिमिटिव लोग हैं। ये भारत के अपने लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं, और इन्होंने इस क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक रहा, इनकी पीढ़ियां रही है। तो मुंडा लोग जब इस क्षेत्र पर रहते हैं तो इनका इस क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से अधिकार होता है, नेचुरल राइट्स, कि भैया हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के लोग यहां रहते थे, और जब रहते थे तो यहां का जो जल जंगल जमीन है, क्या है? जल, जंगल, और जो जमीन है, जल मतलब वाटर, जंगल मतलब फॉरेस्ट, और यहां का जो लैंड है उस पर अधिकार हमारा है, क्योंकि पूर्वज हमारे यहां पर रहे। और जब अधिकार हमारा है तो यहां से होने वाले जो भी संसाधन है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संसाधन का मालिकाना जो हक है वो हमारे पास है। और सबसे अच्छी बात आदिमवासी या ट्राइबल लोगों की होती है कि वह संसाधनों को उतना ही लेते हैं जितना उनकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सारे पेड़ काट दिए और पेड़ को बेच दिया, ऐसा नहीं करते हैं। वह पेड़ से सूखी डंडियां तोड़ेंगे, फल फ्रूट तोड़ेंगे, कंदमूल तोड़ेंगे, उसको यूज करेंगे और पेड़ को रहने देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि वह पेड़ भविष्य में उनको और भी इस तरह की चीजें प्रदान करेगा। लालची नहीं होते थे।
साथ साथ ये मुंडा लोग एक खूट कट्टी प्रणाली से जुड़े हुए थे। खूट कट्टी प्रणाली मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारा जमीन सब किसी का, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सामूहिक स्वामित्व होता था। साथ साथ यहां के समाज में मुंडारी व्यवस्था चलती थी। मुंडारी व्यवस्था मतलब कि वहां का प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अगर लोगों के बीच डिस्प्यूट हो गया तो मुंडा समाज का ही जो पंच होता था वह उन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करता था, उनको न्याय देने का प्रयास करता था। साथ साथ इनकी अपनी एक कल्चरल सिस्टम था, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इनका अपना एक कल्चर था, इनका अपना एक जीवन जीने का तरीका था, अपनी एक भाषा थी, अपनी बोली थी, अपनी खान पान था, अपना रहने का तरीका था। तो एक साथ हम कह सकते हैं मुंडा जनजाति स्वतंत्र था, फ्री था, अपने शर्तों पर जिंदगी जीता था, अपने तरीके से जिंदगी जीता था। लेकिन परिस्थितियां बदली जब भारत में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कंपनियों के रूप में भारत में एंट्री लिया और धीरे धीरे यह व्यापारिक कंपनी एक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई और राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर ली। जब इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया, इन्होंने इस ट्राइबल एरिया को देखने का प्रयास किया। जितने भी ट्राइबल एरिया थे वहां पर उन्होंने देखा कि यहां पर खनिज संसाधन भी है, वन संसाधन भी है और ट्राइबल लोग सीधे हैं, तो हम इनके क्षेत्र में जब इंटरफेरेंस करेंगे तो ये अधिकार हमारे पास आ जाएंगे और हम इनके क्षेत्र से अधिक शोषण करके बहुत से पैसे कमा सकते हैं। और साथ साथ इन लोगों को अगर ईसाई बना दिए तो ये लोग हमारे अनुसार चलेंगे और ये हमारे पक्ष में क्या करेंगे? काम करेंगे। तो अंग्रेजों ने इनके एरिया में इंटरफेरेंस करना चालू किया, हस्तक्षेप करना चालू किया। जो हस्तक्षेप होगा वही मुंडा विद्रोह के कारण होंगे। तो कैसे हस्तक्षेप करेंगे? पहला हस्तक्षेप होगा इकोनॉमिक हस्तक्षेप, आर्थिक हस्तक्षेप। अंग्रेज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था के तहत इनके क्षेत्र पर जो खूट कट्टी प्रणाली थी उसको खत्म करेंगे और कहेंगे कि यहां का जमीन का मालिक अब जमींदारों के पास जाएगा और उन पर कब्जा होगा। आपको इस जमींदारी व्यवस्था के तहत इस पर खेती करनी होगी और खेती करके जो अनाज निकलेगा कुछ हिस्सा जमींदार को देना होगा, जमींदार हमको देगा टैक्स के रूप में, जिससे उनका जो भूमि का मालिकाना स्वामित्व था, जो ओनरशिप था, वो समाप्त होगा। और इसमें अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। कर लगाने से कई बार उत्पादन नहीं हुआ, इनसे जबरन कर वसूला गया, तो ये महाजन के पास गए, साहूकार के पास गए, अधिक करों पर इनसे सामान लिया गया, तो इनसे हाई इंटरेस्ट रेट लिया गया, जिससे मुंडाओं का शोषण भारत के लोगों ने भी किया, साहूकार महाजन ने किया, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों ने भी मुंडाओं का शोषण करना चालू किया। तो इकोनॉमिक सिस्टम जब चेंज होगा, खूटकट्टी व्यवस्था जब बदलेगी, तो फ्री मुंडा जो थे वह बॉन्डेड मुंडा में कन्वर्ट हो जाएंगे, बंधुआ मजदूरी करेंगे, जो पहले अपनी जमीन का मालिकाना हक रखते थे। तो आर्थिक कारणों ने, इकोनॉमिक फैक्टर ने मुंडा समाज में स्वतंत्रता की जो चीजें थी उसको तोड़ने का क्या किया? प्रयास किया। तो पहला रीजन कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक रीजन। कौन सा रीजन? इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर अगर हम बात करें रीजंस की, कारण, तो पहले हमने पढ़ा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से क्या हुआ? जो फ्रीडम वाले मुंडा थे वो बॉन्डेड लेबर बन गए। दूसरा सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर, अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे इनके समाज में और इनके क्षेत्र में प्रवेश होगा दीकुओं का, गैर आदिवासियों का, नॉन ट्राइबल्स का। उसमें साहूकार होंगे, महाजन होंगे, साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी होंगे। और जब इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा तो इनके समाज में वो अपने नियम कायदे कानून को लागू करने का प्रयास करेंगे, इनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, इनका शोषण करेंगे। इनको लगेगा बाहर के लोग कैसे प्रवेश कर गए। और अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मशीनरी को अनुमति दी थी। ये ईसाई मशीनरियां इनके क्षेत्र में प्रवेश करेगी, और प्रवेश जब करेगी तो इनके क्षेत्र में लोगों को ईसाई बनाएगी, इनको शिक्षा और स्वास्थ्य देने का वादा करेगी, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं होगा। तो जब इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा, इनका धर्म बदलेगा। तो तीसरा समस्या पैदा होगा सांस्कृतिक, कल्चरल फैक्टर्स। ये सांस्कृतिक कारण इनके अंदर अपने संस्कृति से वंचित करेगा, अपनी मुंडा संस्कृति से वंचित करेगा।
और जब वंचित करेगा, इनके अंदर अलगाव आएगा, एलिनेशन आएगा कि हम भैया अपने जमीन से अलग हो गए, अपनी भूमि से अलग हो गए, अपने संस्कृति से भी हम अलग हो रहे हैं। और जब यह अंग्रेजों के पास मदद लेने जाएंगे प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, तो प्रशासन इनका दमन करेगा, इनका शोषण करेगा कि भैया तुमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही अंग्रेजों के पक्ष में निर्णय लेंगे। और जब यह बात अंग्रेजों तक पहुंचेगी, पॉलिटिकल फैक्टर तक पहुंचेगी, तो अंग्रेज इसकी सुध नहीं लेंगे, जबकि अंग्रेज इसको दमन की नीति के द्वारा, सप्रेस की नीति के द्वारा उसको और दबाने का प्रयास करेंगे। तो मुंडा लोगों में, मुंडा समुदायों में इन कई सारे रीजन से असंतोष का जन्म होगा। आर्थिक कारण से गरीबी आएगी, गरीबी से इनके अंदर वंचन आएगा, डिप्राइवेशन आएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप से इनके अंदर अलगाव आएगा, और अलगाव जब आएगा तो प्रशासन और राजनीति जब उनके पक्ष में निर्णय ले लेगी तो इसके अंदर विरोध की प्रवृत्ति आएगी, और ये विरोध कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आंदोलन। ट्रेंड है ये, ट्रेंड समझना है। तो बिरसा मुंडा इसके बाद एक नेतृत्व के रूप में आपके सामने आएगा और इस आंदोलन को दिशा देने का प्रयास करेगा। तो रीजन जो आपको जानने हैं, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, कल्चरल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, और एक तात्कालिक कारण भी लोग बोलते हैं। 1894 फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है, वन अधिकार अधिनियम, और फॉरेस्ट से इनको डिप्राइव कर दिया जाता है। साथ साथ इसी काल में भारत में मानसून विफल होता है, वर्षा नहीं होती है, जिससे बड़े स्तर पे इनके अंदर वंचन, इसके अंदर भुखमरी, बेगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इनके अंदर संतोष और ज्वाला भड़कता है। तो ये परिस्थितियां हैं जो मुंडा विद्रोह को जन्म देगी, और इन कारणों से मुंडा समाज में एक असंतोष आएगा, और यह असंतोष कन्वर्ट हो चुका है विरोध की प्रवृत्ति में। छिटपुट स्तर में विद्रोह होंगे, लेकिन यह विरोध अपने ऊंचाइयों को छुएगा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा की बात को सुनिए। बिरसा मुंडा कहता है कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का राजा हूं। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उसके पांव मरते नहीं, और मैं भी नहीं मर सकता। मुझे मेरे जंगल से कोई अलग नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है कि जल, जंगल और जमीन पर जो हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है, उस कब्जे को फिर से लेना। व्यक्ति आएगा कौन? बिरसा। कौन व्यक्ति आएगा? बिरसा। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बिरसा ने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया और नारा दिया उलगुलान, मतलब जल, जंगल और जमीन पर जो हमारा कब्जा था, उस कब्जे को कोई छीन नहीं सकता। इस जंगल पर हमारा पुश्तैनी अधिकार है। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग को कुछ सामान्य बातें जाननी है। पहली बात, फिर जानना है कि कैसे उसने इस विद्रोह को लीड किया। सामान्य बातें वही है कि सबसे पहले बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को अपनाता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा लिखा होता है, उसे वैज्ञानिक सोच समझ विकसित है, साथ साथ उसे जनजातियों के ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका भी ज्ञान है। बिरसा मुंडा के अंदर सीखने की लिए बहुत ज्यादा थी। उसने मेडिकल का ज्ञान लिया और आयुर्वेद और स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसने अच्छी खासी ज्ञान हासिल कर ली। लेकिन कुछ समय के बाद उसे एहसास हुआ कि ईसाई धर्म में उसका अस्तित्व संकट में है। ईसाई धर्म उसके समाज को विकास नहीं कर सकता है। उसने अपने धर्म को बदल लिया और वैष्णव धर्म के प्रभाव में आ गया। उसे समझ में आ गया, बिरसा को मात्र 15-16 साल की उम्र में हो रहा है, सोचिए कि भैया कि हमारे जो ट्राइबल समाज हैं, क्योंकि अंग्रेज का शोषण कर रहे थे और बिरसा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया था। बिरसा को समझ में आ गया कि अंग्रेज जो ट्राइबल समाज का कई सारे कारणों से हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मुंडा समाज है उसकी खूट कट्टी प्रणाली खत्म हो गई, उनकी मुंडारी व्यवस्था खत्म हो गई,
उनका जो अपना जल जंगल जमीन पर जो राइट्स था वो समाप्त हो गया। तो बिरसा मुंडा, देखिएगा कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। उसके अंदर वो कशक आ गई कि भैया हमें, जब मैं समझदार हूं, शिक्षित हूं, अपने समाज का हूं, तो हमें अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि बिरसा को चिकित्सा का भी ज्ञान था, तो बिरसा ने अपने समाज को पहले स्टेज में एकजुट करने का प्रयास किया, और एकजुट करने का प्रयास किया। और बिरसा ने यह कहा लोगों को कि भैया ये आप लोग अंधविश्वास को मानो मत, आप लोग कई सारे धर्म का पालन करते हो उसको मत मानो, आप लोगों के अंदर कई सारी कुरीतियां उसको दूर करने का प्रयास करो। और बिरसा ने लोगों को कुछ चीजें पालन करने को कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप समाज को कुछ कहिएगा तो समाज आपकी बात को कैसे मानेगा? आपका कोई वजूद होना चाहिए। क्योंकि बिरसा पढ़ा लिखा था, समझदार था, मेडिकल का ज्ञान था। 1894 में हमने कहा अकाल आया था, 95-96। अकाल में कई सारे मुंडा समाजों में समस्याएं बढ़ी थी, और बिरसा उस समाज में जाकर के अपने आयुर्वेद और मेडिकल के ज्ञान से उन लोगों को चिकित्सा देने का प्रयास करता है और कई सारे मुंडा लोगों को बचाता है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों ने मुंडा को दर्जा दे दिया धरती आबा का। किसने दे दिया? ये वर्ड याद रखना, धरती आबा, धरती पुत्र है ये। इतने कम उम्र में इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे लोगों का कितना ख्याल रखता है, आधुनिक पद्धति से चिकित्सा करता है। तो मुंडा के अंदर एक विश्वास जगा, बिरसा मुंडा के अंदर, इस काम को करके। जब उसको पद मिला धरती आबा का कि भैया हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मुंडा ने अपने समाज के असंतोष और जो समाज का अलगाव था, ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव था, उसको समाप्त करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले लोगों को यूनाइट करेगा। और यूनाइट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज में वह सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करेगा, सामाजिक धार्मिक सुधार करेगा। जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में वो 3 बातें करेगा कि सबसे पहले आप अपना प्यूरिफिकेशन कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। जो आप नॉनवेज खाते हैं उसको त्यागिए, जो आप अल्कोहल खाते हैं उसको त्यागिए, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें आपको विकास करने से रोकती है। दूसरा, एक मिनट, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बिरसा की। बिरसा को पद मिल चुका है धरती आबा का। भूकंप में उसने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया था, सॉरी अकाल के दौरान उसने लोगों का बहुत उच्च स्तर पर मदद किया। तो हमने कहा कि यह बिरसा ने जब देख लिया कि ट्राइबल समाज में इतनी सारी समस्याएं, उसको एहसास था, पढ़ा लिखा था, तो उसने ट्राइबल समाज को, मुंडा समाज को एकजुट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज में उसने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किए। उसने लोगों को कहा कि आप सबसे पहले अपना प्यूरिफिकेशन कीजिए। क्या कीजिए? शुद्धिकरण कीजिए। आप जो नॉनवेज खाते हैं उसको त्यागिए, आप जो अल्कोहल पीते हैं उसको त्यागिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, उसने होल मुंडा समाज को प्यूरिफिकेशन करने के लिए कुछ नैतिक गाइडलाइंस दिया आंतरिक शुद्धिकरण के लिए। सच बोलिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, तार्किक रूप से सोचिए। क्योंकि बिरसा मुंडा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया था, बिरसा मुंडा आधुनिक तार्किक शिक्षा प्राप्त किया था, बिरसा मुंडा जनजाति समाज के साथ साथ मुख्य समाज में भी रहा था, और खुद एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। और उसने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए पहले लोगों को, अपने समाज को सुधारने का प्रयास करता है। पहले बोलता है वो प्यूरिफिकेशन कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमारे अंदर बहुत सारी समस्या है। और साथ साथ बिरसा मुंडा प्रमोट करता है एक ईश्वर की पूजा। जैसे राजा राममोहन राय कहते हैं कि आप बहुदेववाद को नहीं मान के एक देववाद को मानिए। हिंदू समाज में भी कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं 57 की क्रांति के बाद, और बिरसा मुंडा भी कहता है कि आप एक ईश्वर को मानिए और वो ईश्वर होगा सिंह बोंगा, आप उसकी पूजा कीजिए, कई ईश्वर को मत मानिए। तो इससे लोग बिरसा को मानने लगे।
बिरसा पर विश्वास करने लगे और बिरसा ने इस चीज को विश्वास क्रिएट करने के लिए प्रार्थना सभा बुलाया, और प्रार्थना सभा बुलाता था। और उस प्रार्थना सभा में लोग आते थे सुनने के लिए बिरसा को, क्योंकि बहुत अच्छा वक्ता भी था, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता था। लोगों के दिमाग में उसकी बातें की छाप पड़ती थी, क्योंकि लोगों ने उसको अकाल के दौरान अपने समाज के लोगों को काम करते हुए भी देखा था, और लोगों ने उसको समझ लिया था कि यह ईश्वर का रूप है। इतने कम उम्र में इतना समझदार बन जाना आम व्यक्ति की बात बस की बात नहीं है। यह प्रार्थना सभा में बिरसा अपनी बातों को फैलाने का प्रयास करता था, और लोगों की उसकी ख्याति व्यापक स्तर पर फैल गई और दूर दूर से लोग उसको सुनने आने लगे। इससे बिरसा का आत्मविश्वास बढ़ गया, खुद पर बढ़ गया। बिरसा ने इसी प्रार्थना सभा में धीरे धीरे लोगों को यह बताने लग गया कि अंग्रेज तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, हमारी कूटकर्ती प्रणाली, हमारी मुंडारी व्यवस्था, हमारा उल गुलाम पर कब्जा कर लिए हैं, और इस कब्जे से हमको मुक्ति दिलानी है। और बिरसा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से यह आंदोलन शुरू हुआ, और यह आंदोलन कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, राजनीतिक आंदोलन में। और बिरसा ने नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब मेरा देश मेरा राज होगा, हमारा देश हमारा राज होगा। और नारा दिया उल गुलान, कि हमें अपने जल जंगल और जमीन पर जो कब्जा कर लिया गया है बाहरी लोगों के द्वारा, अब हमें उस कब्जे से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। बिरसा ने नारा दिया इस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में कि हमें समाप्त करना है, एंड करना है क्या? ब्रिटिश शासन को। हमें समाप्त करना है ब्रिटिश शासन को, हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। किससे? दीकुओं से, जो बाहर के लोग हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे वो साहूकार हो, महाजन हो। और हमें मुंडा राज की स्थापना करनी है, और उस राज में वो चीजें लागू होगी जो परंपरागत रूप से हमारा अधिकार था। साथ साथ हमने जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, एक ईश्वर की पूजा, आंतरिक शुद्धिकरण, नैतिकता के साथ जीवन, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, हम इसको पालन करेंगे और एक साम्राज्य की, एक राज्य की स्थापना करेंगे, मुंडा राज, जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार होगा और सब लोग एकजुट करके रहेंगे और अपनी चीज का, समस्या का समाधान खुद करेंगे, और फिर से उस ग्लोरी को हासिल करने का प्रयास करेंगे जो कभी मुंडा राज में हुआ करता था और अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण जो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। तो लोगों का विश्वास मुंडा पे बहुत प्रगाढ़ हो गया कि भैया यह वो व्यक्ति है कि जो हमें इस शोषणकर्ता दीकुओं से, मतलब साहूकार, महाजन, अंग्रेजों से आजादी दिला सकता। बिरसा ने कहा कि ठाकुर बाबा ने मुझे आदेश दिया है, मैं उनका दूत हूं, उन्हें मुझे शक्ति दी है। क्या शक्ति दी है? कि भैया कि अंग्रेजों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र जो हैं, भाले हैं, तीर हैं, उनमें ज्यादा शक्ति है, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हम पे हमले करेंगे तो हमारा शरीर को क्षति नहीं पहुंचेगा। बिरसा ने कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को जीतने का प्रयास किया। उद्देश्य उसका नेक था, क्योंकि वह उस शोषण से मुक्ति दिलाना चाहता था अपने मुंडा समाज को। तो जब आप बिरसा के बारे में आप जब लिखिएगा, आप इस दो भागों में बांटिए। बिरसा पहले एक व्यक्तित्व के रूप में तैयार होता है, पर्सनालिटी के रूप में। दूसरा, बिरसा अपने समाज का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करता है, लोगों को इनर प्यूरिफिकेशन के प्रेरित करता है। तीसरा, बिरसा उस आंदोलन को पॉलिटिकल रूप देता है और नारा देता है, अबुआ दिशुम अबुआ राज। तो हमने जवाब दिया था कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। जंगल और पुश्ते के पांव मरते नहीं, मैं भी नहीं मर सकता, मुझे मेरे जंगल से कोई अलग नहीं कर सकता। तो बताइए, एक 21 साल का, 20 साल का लड़का बिरसा मुंडा, दूरदृष्टि उसकी देखिए, उसकी हिम्मत को देखिए, उसकी ताकत को देखिए, उसकी शक्ति को देखिए, उसके सोचने की, समझने की क्षमता को देखिए कि वह एक समाज को एकजुट कर लेता है, न सिर्फ शब्दों के माध्यम से बल्कि अपनी योग्यता के माध्यम से, क्योंकि उसे कई तरह का ज्ञान था। अपने समाज की सेवा कर करके वह अब लोगों का धरती आबा बन जाता है
और अपने समाज में सुधार करने के लिए कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आता है, फिर लोगों को इंक्लूड करता है कि भैया तुम लोग आओ, हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे और इतना लड़ेंगे कि फिर से हम स्थापित कर देंगे मुंडा राज का, और वही स्थापना होगा जो प्राचीन काल से हम लोग रहते आ रहे थे फ्रीडम रूप से, क्योंकि बाहर के लोगों को हमारे क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये जब होगा, बिरसा ने कहा हमें कोई कर नहीं देना है, हमें उन दीकुओं को क्या करना है, कत्ले आम करना है। बिरसा क्रिसमस की संध्या पर लोगों को एकजुट करता है और ऐलान करता है कि कलयुग को समाप्त कर अब सतयुग की स्थापना करनी है, और हमें उन दीकुओं के रक्त से जमीन को वैसे ही लाल करना है जैसे लाल झंडा होगा। और लोग निकल पड़ते हैं। कौन लोग? बिरसा के नेतृत्व में वो मुंडा लोग। और मुंडा लोग जब निकलते हैं तो उनका टारगेट होगा दीकू, आदिवासी, जमींदार, अंग्रेजी जो प्रशासक हैं, जो सेना है, जो पुलिस है, उन पर हमला होगा। गुरिल्ला पद्धति से हमला होगा, तीर धनुष भाले से हमला होगा। सबकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया गया, डाकघर को उखाड़ दिया गया, और अंग्रेजों परेशान हो गए कि भैया इतनी बड़ी ताकत मुंडाओं में आ कैसे गई। अब जब प्रतिक्रिया होगी तो अंग्रेज के पास चूंकि आधुनिक हथियार है, उनका संगठन ज्यादा मजबूत है, संख्या बल ज्यादा है, उनकी गुप्तचर प्रणाली ज्यादा विकसित है। मुंडा अंग्रेजों से नहीं हारा, मुंडा दोस्ती के कारण हार गया। वह सभा को संबोधित कर रहा था और 500 रुपए का इनाम अंग्रेजों ने इस पर घोषित किया था। सोचिए, उसका एक मित्र अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि मुंडा वहां है, और अंग्रेज अधिकारी उसको जाके पकड़ लिए तो क्या करेंगे, जेल में डाल दिए। वो जानते थे कि बिरसा लोगों का प्रतीक है, उसको अगर हम फांसी देते हैं या उनको हम गोली मार देते हैं तो लोग भड़क उठेंगे, उससे सीधा अंग्रेज बिरसा को जेल ले गए। कई सारे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने दमन की नीति के तहत, और कहते हैं कि जेल में ही उसकी कुछ दिन बाद मृत्यु हुई, जहर दे दिया गया। कुछ लोग कहते हैं हैजा से मृत्यु हुई। अभी भी कॉन्स्पिरेसी है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन यह रीजंस है कि जो व्यक्ति इतना सक्षम है, इतना निपुण है, इतना ताकतवर है, इतनी दूरदृष्टि रखता है, वह व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरता। इसे मार दिया गया, इसलिए मार दिया गया कि वह मुंडा समाज की आवाज बन चुका था। तो मुंडा पे जब आपको सवाल आएगा, बिरसा मुंडा पे, तो आप स्टार्ट कीजिएगा यूरोपीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, जो पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ तार्किक ज्ञान के साथ साथ जनजातीय ज्ञान को भी रखता था। वह अंग्रेजों के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जिससे ट्राइबल समाज में गरीबी बढ़ रही थी, गरीबी उनके अंदर अलगाव और वंचन लेकर आ रही थी, वंचन से विरोध की भावना पनप रही थी, और बिरसा के अंदर यह विरोध जब पनपा तो बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग करके वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, और उसने अपने समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, कई तरीके से एकजुट किया, और एकजुट करके उसने अपने आंदोलन को राजनीतिक पॉलिटिकल मूवमेंट दे दिया और नारा दिया अब्वा राज, और लोगों को एकजुट करता है और कत्ले आम करने की बात करता है। किसके? दीकुओं की। आप लोगों की हिंसा की बात करता है, क्योंकि हिंसा इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों ने हिंसा की थी, उनके हर चीज पर कब्जा कर लिया ना, जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, खूटकट्टी प्रणाली, मुंडारी व्यवस्था, हर व्यवस्था पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और जब भी अंग्रेजों के खिलाफ ये जाते थे, अंग्रेजों के पास जाते थे कि भैया हमको न्याय दो, अंग्रेज न्याय देते नहीं थे और भी दमन करते थे। कितना सहेगा आदमी। बिरसा के ऐलान पे लोग एकजुट भी हुए, और हमें यह विद्रोह जो दिखाई देता है वो कौन सा विद्रोह होता है? ट्राइबल विद्रोह। चलिए अब हमको जानना है इसका नेचर क्या था, इस विद्रोह का प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था। जब बात कीजिएगा कि यह नेचर ऑर्गेनाइज था, संगठित था, विद्रोह, बिल्कुल सही बात है कि बिरसा ने संगठित किया था। दूसरा, यह लीडर बेस्ड था, नेतृत्व आधारित था कि नहीं था? बताइए, आपको बताइए। बिरसा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहा था, तो यह कैसा था? यह लीडर बेस्ड था। तीसरा, इसमें रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं को प्रयोग किया गया था। बिरसा ने धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट किया, लोगों का प्यूरिफिकेशन किया, लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया, क्योंकि लोग पीड़ित थे, वंचित थे, किसके द्वारा? ब्रिटेनों के द्वारा हो गए शोषण के साथ। चौथा, यह विद्रोह वायलेंस बेस्ड था, हिंसक था,
और आर्म था, सशस्त्र था, क्योंकि इनके पास पुराने हथियार थे, तीर थे, भाले थे, धनुष कमान थे। अंग्रेजों के पास भी हथियार थे, इसलिए क्या था, आर्म था। और साथ साथ इसका जो नेचर था वह रीजनल था, स्थानीय विद्रोह था ये, क्योंकि इसका छोटा नागपुर का एरिया में जो मुंडा समाज रहते थे उनके लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह था। जब ये रीजनल होगा तो इसका इंपैक्ट भी क्या होगा, रीजनल होगा उस समय में। तो ये क्या था, विद्रोह का नेचर। 5-7 बातें आपको पता होनी चाहिए, आसानी से आप इसके एग्जामिनेशन में इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बिरसा विद्रोह का थोड़ा बहुत ऊपर का आवरण, उसके रीजंस, मुंडा का योगदान, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि इस विद्रोह का जो नेचर कैसा था। अब बात करेंगे इंपैक्ट। इंपैक्ट में तो देखेंगे कि जीत जो हुई, जो दिखाई देता है किताबों में, वह जीते कौन, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जीते। क्यों जीते, क्योंकि ये संगठित ज्यादा थे, इनके पास हथियार क्या थे, आधुनिक थे, जो वेपन्स थे। साथ साथ इनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ज्यादा क्या थी, विकसित थी। गुप्तचर प्रणाली क्रम तो पकड़ा गया ना बिरसा। दमन की नीति, शासन पर कब्जा, प्रशासन पर कब्जा, सेना पर कब्जा किसका था, ब्रिटिशर्स का था। लेकिन जो इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, परिणाम जो देखने को मिलता है, हम ये देखते हैं कि मुंडाओं ने जो अपने आत्मसम्मान और गौरव के लिए जो आंदोलन लड़ा, वो आंदोलन में विजय मुंडाओं की भी हुई, क्योंकि उन्होंने जो अपनी खूट कट्टी प्रणाली थी, जिस प्रणाली को अंग्रेजों ने छिन्न भिन्न कर दिया था, उस खूट पट्टी प्रणाली को फिर से प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। और अंग्रेजों ने 1903 में खूट कट्टी प्रणाली को फिर से मान्यता दे दी और कहा कि तुम्हारा अपने जल जंगल जमीन पर क्या है, कब्जा है। साथ साथ अंग्रेजों ने खूंटी और गुमला को सब डिवीजन बना दिया ताकि इन पर प्रशासनिक देखरेख अच्छे से हो। और साथ साथ अंग्रेजों ने कई सारे वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया ताकि जो ट्राइबल लोगों में जो असंतोष है वो क्या हो, कम हो। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने टेनेंसी एक्ट पारित किए, काश्तकार अधिनियम 1908 में, और उनकी भूमि पर जो जमींदार और साहूकार को बेच दी गई थी उसमें से वो अधिकार को वापस ले लिए गए और ट्राइबल लोगों को, मुंडाओं लोगों को जमीन पर फिर से अधिकार देने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित कर दिया। जो बिरसा मुंडा, जो मुंडा समाज के लोगों को जो गरीबी के कारण वो लोग बंधुआ मजदूरी में चले गए थे, इससे उनका और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया कि इनको कोई भी इस तरह से काम करवा नहीं सकता है। और साथ साथ अंग्रेजों ने कई सारे सेटलमेंट और सर्वे ऑपरेशन किए कि मुंडा समाज में क्या समस्या है और समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कई सारे सर्वे और सेटलमेंट किए गए ताकि एक जो बिलीफ सिस्टम जो कमजोर हो गया था ब्रिटिशर्स और ट्राइबल के बीच, उसको मजबूत किया जाए। तो यह तो था उनके द्वारा सुधारात्मक कार्य, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और ये सुधारात्मक कार्य करने के लिए पुश किसने किया, मुंडा समाज ने। तो आप कहिएगा कि यह जीत मुंडाओं की थी जिन्होंने उनको मजबूर किया कि भैया तुम हमारे पक्ष में निर्णय दो। और यही नहीं, बिरसा मुंडा एक चेहरा बन गया, फेस बन गया। किसका, आदिवासियों का नहीं बल्कि भारत के क्रांतिकारियों का। और भारत के लोग बिरसा मुंडा से प्रेरित हुए कि भैया एक 22 साल का लड़का, ट्राइबल समाज से आया हुआ लड़का, इतने व्यापक स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़के अंग्रेजों को इतना परेशान कर सकता है और अंग्रेज के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। तो बिरसा न सिर्फ आदिवासियों का चेहरा बन गया बल्कि वह आम लोगों का भी चेहरा बन गया। आम लोगों के बीच भी उसकी ख्याति बढ़ी और लोग प्रेरित हुए और कई सारे क्रांतिकारी जो लोग थे भारत में जो खड़े हुए, उनमें योगदान बिरसा मुंडा का था। उसके विचार थे, उसके जीवन शैली थी, उनके रहने का, सोचने का तरीका था। इसके बाद भारत में कई सारे ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, ताना भगत मूवमेंट होता है। उसमें उस आंदोलन में भी जो नेतृत्व था वह बिरसा से प्रभावित था। तो बिरसा सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बिरसा एक व्यक्तित्व था जो आज भी ट्राइबल समाज के लिए भगवान है। लोग उसकी पूजा करते हैं। आज भी चले जाइएगा छोटा नागपुर के प्लेटू पे, रांची, हजारीबाग, मुंडा समाज में आज भी उनको सम्मान से देखा जाता है। आज भी बिरसा मुंडा एक प्रतीक है विश्वास का,
क्योंकि बिरसा मुंडा ने लोगों को उनके अपने राइट्स को दिया और बिरसा मुंडा ने उन लोगों को रिफॉर्म करने को प्रेरित किया ताकि वो अंधविश्वास से दूर हो सके। तो ये आप कंक्लूजन में 4-5 बातें लिख सकते हैं। तो ये बातें थी बिरसा मुंडा पे, मुंडा विद्रोह पे। सवाल सिंपल से आएंगे कि बिरसा मुंडा का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, मुंडा विद्रोह के कारणों को बताइए और बिरसा मुंडा के योगदान को बताइए। सवाल सिंपल आते हैं, मामला क्या है कंटेंट का, तो 5-6 पॉइंट कारण में रखिए, 5-6 पॉइंट इंपैक्ट में रखिए, बिरसा के बारे में करीब 10-12 पॉइंट्स को अच्छे रखिए ताकि आप लिख सकते हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज, उसके बाद धरती आबा, उसके बाद कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करनी है। ये सारे बातें से एग्जाम में मार्क्स थोड़े से बढ़ते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुंडा विद्रोह। अगले ही क्लास में अगले टॉपिक पर बात होगी। थैंक यू आप सभी का। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।